हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का साइंस का जो पेपर हुआ था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से 2024 का साइंस का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स पेन पेंसिल लेकर बैठिए और चेक कीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर आए थे और उसका सही आंसर क्या होगा। पहला प्रश्न, Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या है। इस समीकरण को संतुलित करके Fe का गुणांक आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब Fe3 है तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा। सो इसका आंसर हो गया से। तो पहले का एग्जैक्ट आंसर हो गया से। दूसरा प्रश्न, दही में उपस्थित अम्ल, निम्न 4 अम्ल दिए गए, उसमें से दही में उपस्थित कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, अगला सवाल, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक वैसे चांदी होती है, लेकिन ये जो ऑप्शन है इसमें से कॉपर। अगला सवाल, कीटोन में उपस्थित प्रकार्यतक समूह है। कीटोन में कौन सा इसमें ग्रुप होता है। कीटोन की जो टेंडेंसी है उसकी वैल्यू होती है ये वाली, यानी बी वाली, सी डबल बॉन्ड O, जो कि कार्बन चैन के बीचों बीच होती है। अगला सवाल, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हार्ट है वो किस तंत्र से रिलेटेड है, सिंपल सा है, परिसंचरण सर्कुलेशन से रिलेटेड है। अगला सवाल, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है। लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो किसके द्वारा ओपन होते हैं, किसके द्वारा क्लोज होते हैं, सिंपल सा है, द्वार सेल्स, द्वार कोशिका कह दो, गार्ड सेल कह दो, डोर सेल कह दो। अगला सवाल, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो वृद्धि के लिए जानी जाती है, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल, जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प क्या कहलाते हैं, उभयलिंगी, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी कह दो चाहे। पुष्प में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY, XX तो महिला में होते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी कितने मीटर में होगी। देखो, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब रखा होता है, और इसने बिंब 3 मीटर दूर रखा है तो उसके दर्पण के 3 मीटर पीछे बनेगा प्रतिबिंब। इसने पूछा है व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, सो क्या हो जाएगी, 6 मीटर। अगला सवाल, प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर A और साइन R बराबर B है तो अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होगा। दोस्तों, यदि आपको याद आ रहा है तो स्नेल का अपवर्तन नियम बताता है साइन I बटा साइन R। तो यदि इसके हिसाब से फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो म्यू बराबर A बटा B से इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान, जो डायग्राम दिया गया है उसमें विचलन कोण यानी किरण जहां से विचलित हुई है वहां पर कौन सा एंगल बन रहा है। सो ये वाला देखिए, ये जो कोण है ना, इसको विचलन कोण कहते हैं, X। तो X इसमें है सेम है। अगला सवाल, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार यानी जो अर्थ का तार होता है उसका क्या उपयोग है। सिंपल सा है, वो सिक्योरिटी के लिए यानी सेफ्टी के मेजरमेंट्स के लिए होता है, सुरक्षा उपाय के रूप में। धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। उसके पश्चात फिल इन द ब्लैंक आएंगे। पहला सवाल, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम NO2 होगा। लेड नाइट्रेट का ऊष्मीय वियोजन यानी PbNO3 को जब आप तोड़ोगे तो PbO बनेगा प्लस NO2 प्लस O2 गैस बनेगी, लेकिन इसने पूछा ऐसी गैस जो नाइट्रोजन युक्त गैस हो तो NO2। दूसरा है HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र
HCl को जब आप तोड़ोगे, उसका वियोजन करोगे तो H2 प्लस Cl2 बनेगा। नेगेटिव आयन की बात करें तो क्लोरीन, तो नाम तो क्लोराइड हो जाएगा उसका और सूत्र हो जाएगा Cl2। अगला सवाल, C3H8 अणु में उपस्थित सहसंयोजक अबंधों की संख्या। ये बन जाएगा, इसको यदि चारों तरफ से हाइड्रोजन से कंबाइन कर देंगे तो टोटल इसमें जो बंध है उसकी संख्या काउंट करनी है अपने को। तो 3 ऊपर हैं, 3 नीचे हैं, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 10। अगला फिल इन द ब्लैंक, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से खालिस्तान द्वारा निकालने की युक्ति है। डायलिसिस कह दो, यदि हिंदी में लिखो तो आप अपोहन कह सकते हो, डायलिसिस कह दो, अपोहन कह दो। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, बिंब की ऊंचाई h का अनुपात गोली दर्पण का क्या कहलाता है? आवर्धन कहलाता है, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्धनता या आवर्धन या आवर्धनता। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में खालिस्तान लेंस का उपयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष कह दो चाहे दूरदृष्टि दोष कह दो, एक ही बात है। इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगा होता है। अगला सवाल, पीतल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम? जिंक, Zn। सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम बताओ। इन तीनों में से कौन सी लिक्विड अधातु है? ब्रोमीन। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम लिखी। बेसिक सी बात है कि इसमें 3 कार्बन है तो मेथेन एथेन प्रोपेन होगा। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इजी हो जाएगा प्रोपाइन। यदि IPA नाम होता तो 1 प्रोपाइन, सिंपल नाम है तो प्रोपाइन। रेजिन तथा गोंद पादप के कौन से भाग में संचित होते हैं? रेजिन तथा गोंद जाइलम में, पादप के जाइलम में होते हैं। अगला सवाल, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार का आना, वमन जिसे उल्टी कहते हैं या दस्तमानों का नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लोगेटा, क्योंकि ये सारी की सारी क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं हैं और अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा। 2 जीवाणुजनित संक्रामक रोगों के नाम, 2 रोगों के नाम जो बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं। उसमें से एक हेज्जा है, निमोनिया है, टाइफाइड है, कई रोग हो सकते हैं, लेकिन 2 रोगों के नाम पूछे हैं, हेज्जा और निमोनिया। मेंडल के लक्षणों की वंशागति नियम के प्रयोग में F2PD में प्राप्त पौधों में बोने पौधों का अनुपात बताइए। F2PD में जो अनुपात आता है वो 3:1 आता है। 3 पौधे लंबे, 1 पौधा बोना। तो इस हिसाब से यदि प्रतिशत पूछा है तो 25% पौधे बोने होते हैं और अनुपात 3:1। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध, लेंस की बात कर रहा है तो लेंस में तो ये रिलेशन हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये फॉर्मूला पूछा है। यदि दर्पण होता तो प्लस हो जाता, लेंस के लिए पूछा है तो माइनस हो जाएगा। नेत्र का कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? आइरिस। इसका सही आंसर होगा आइरिस। पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण। किसी भी पारितंत्र में उपभोक्ता सारे के सारे जंतु ही होते हैं, जानवर होते हैं। जैसे मनुष्य भी इसमें एक प्रकार का उपभोक्ता है, बकरी भी एक प्रकार की उपभोक्ता है, भेड़ भी उपभोक्ता है। कोई एक का नाम लिखना था। सेक्शन डी का चौथा क्वेश्चन, Na2CO3 प्लस 2HCl, खाली तीर का निशान X प्लस H2O प्लस CO2। उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम बताना है। X यहाँ पर NaCl बनेगा, रासायनिक नाम हो गया सोडियम क्लोराइड, सूत्र हो गया NaCl। तो इसका X का उत्तर हो जाएगा NaCl या सोडियम क्लोराइड। पांचवा सवाल है, धातु विद्युत की सुचालक होती है। बिल्कुल डेफिनेटली मेटल्स होती है ना, वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्र द्वारा समझाना है। धात्विक विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके लिए एक डायग्राम बनाना बिल्कुल इजी सा एक डायग्राम बन सकता था। इस प्रकार से एक प्लस की एक माइनस की, और उसमें यदि आपने धातु यहाँ पर लगा दी तो ही कोई बल्ब है वो ग्लो कर पाएगा, क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है। यदि अधातु होती बीच में लगा देते तो फिर वो कंडक्शन नहीं होता और वो बल्ब ग्लो नहीं करता। एक साधारण सा चित्र बनाना था इसमें। छठा सवाल है,
जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? क्योंकि मिसेल बन जाता है, सिंपल सी बात है। जल की उपस्थिति में ही मिसेल का निर्माण होता है। मिसेल का निर्माण होगा तो झाग बनेंगे, कपड़े से मैल निकल जाएगा। यदि जल नहीं होगा तो सूखे कपड़े पर साबुन लगाने से मैल नहीं हटता है। इसलिए जल की उपस्थिति में ही मैले कपड़े से साबुन के द्वारा मैल निकाला जा सकता है, बिकॉज मिसेल का निर्माण हो जाता है। 7वां सवाल, एथीन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित करना। एथीन में 2 कार्बन और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो फिर यहाँ पर H इस प्रकार की संरचना बनेगी, तो संरचना सूत्र हो गया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या करना होगा, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इधर 2, इधर 1, इधर 1, और सेम इस साइड में ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई एथीन की। अगला सवाल, गर्भ निरोधन की 2 विधियों के नाम। गर्भ निरोधन की 2 विधियों के नाम, एक तो कंडोम का उपयोग करके, दूसरा कॉपर टी का इस्तेमाल करके। कॉपर टी का इस्तेमाल करके, गर्भ सहेली टिकिया जैसी टेबलेट्स का इस्तेमाल करके, कंडोम का उपयोग करके, केवल 2 विधियों के नाम पूछिए। 9वां सवाल है, शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में F2PD के तक के लक्षणों को वंशागति को दर्शाने वाला रेखा चित्र बताना है। 2 नंबर का सवाल है, इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का यदि क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। ये हो गई F1PD। F1PD में सभी पौधे लंबे पौधे हैं। अब F1PD का स्व परागण करवाएंगे तो F2PD प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से एक आपको आरेख बनाना है, इस प्रकार से वो एक पूरा चार्ट जो आपने नॉर्मली देखा होगा, बनाया होगा। इसका जो फिनोटाइप आएगा वो 3:1 और जीनोटाइप आएगा 1:2:1। तो पूरा इसका आरेख बनाकर और ये इसके रेशियो जो अनुपात है उसको शो करना है। अगला सवाल, 10 ओम प्रतिरोध में 3 एम्पीयर धारा 2 सेकंड तक बहती है, तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान, तो इसको करना है H बराबर I² RT फॉर्मूले से। यदि आप ऐसा करेंगे तो I का मान 3 है, 3 की पावर 2 इंटू R का मान 10 और T का मान 2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 9, 9 इंटू 10 90, 90 दूनी 180, ये हो जाएगा 180। तो H का मान 180 जूल, 180 जूल आएगा इसका, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक जूल है। निम्न परिपथ में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पूरा प्रतिरोध निकालना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहां से देखिए 3 और 3 ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हैं, तो यहां से यहां तक का हो गया टोटल 6। अब ये 6 ऊपर वाला और नीचे वाला 6 एक दूसरे के समांतर क्रम में हो गया, तो 1/6 प्लस 1/6 से इसका निकालिए, प्लस 3 के श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो 1/6 और 1/6 का यदि निकालोगे तो लगभग 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा। 1/6 प्लस 1/6 का यदि 1/r के हिसाब से निकालेंगे, 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 लघुत्तम 6 आएंगे। तो फिर 1 प्लस 1 यानी 2/6, 2/6 जब r का मान निकालोगे तो 6/2 आ जाएगा, 6/2 से 3 आ जाएगा, यानी इस पूरे का आएगा 3 और 3 ये, तो ये वाला 3 और ये पूरा 3 एक दूसरे की श्रेणी में, तो 3 प्लस 3 टोटल हो जाएगा 6 ओम। तो इसका आंसर आएगा 6 ओम। किसी धारावाहिक प्रणालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाना है। प्रणालिका में तो सिंपल सी प्रणालिका बना लीजिए, लाइक दिस। प्रणालिका इस प्रकार की होती है, प्लस माइनस इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक की तरह काम करने लग जाएगी। अब इसके भीतर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, यदि इसको N मानेंगे, इसको S, तो इस प्रकार से एक डायग्राम आपको शो करना है जो कि चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाती है प्रणालिका। अगला सवाल, एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। बिल्कुल एक छड़ चुंबक लेनी है और उसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाना है। तो सिंपल डायग्राम बनाना है, ये एक छड़ चुंबक होगी, इसको पोलराइज करो, ये इसका N सिरा, ये इसका S, और चुंबकीय बल रेखाएं सदैव N से निकलती हैं, S में प्रवेश करती हैं, लाइक दिस। तो इस प्रकार का आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें ये शो हो सके। अगला सवाल है, कचरा निपटान की समस्याओं को कम करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो बार बार यूज करके रीयूज कर सकते हैं, बार बार काम में ले सकते हैं, एक ही वस्तु को दोबारा काम में ले सकते हैं, कम उपयोग कर सकते हैं। कचरा निपटान के अनेक कारक हैं। 15वां सवाल है, आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक आहार श्रृंखला में जितने भी कड़ी होते हैं उन सभी को पोषी स्तर कहते हैं, उनका वर्णन।
तो पहला जो पोषी स्तर होता है जिसको हम T1 कहते हैं, ट्रोपिक लेवल पन, ये तो उत्पादक होते हैं। तो हमें ये बताना है कि आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर उत्पादक होता है। फिर T2 दूसरा जो पोषी स्तर होते हैं वो उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर T3 आ जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। ऐसा करके अपने को एक सिंपल सा समझाना है। अगला सवाल खंड 6 से, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, कैल्शियम सल्फेट डॉट आधा H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया। जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है? क्योंकि जल के संपर्क में आते वो जिप्सम बन जाएगा, इसलिए कठोर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही जल के संपर्क में आएगा वो जिप्सम में बदल जाएगा। उपयुक्त रासायनिक समीकरण देकर समझाना है। इसकी समीकरण बनानी है तो ये तो है प्लस 1 से 1/2 H2O ऐड और कर देंगे, 1.5 H2O ऐड कर देंगे तो रिजल्टेड कंपाउंड जिप्सम बनेगा, यानी CaSO4.2 H2, जो कि एक कठोर पदार्थ होता है। इसके अथवा वाला देखो, बेकिंग सोडे का सूत्र, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। केक और मुलायम स्पंजी क्यों हो जाता है? केक मुलायम NaHCO3 जो विरंजक चूर्ण है उससे जब CO2 गैस बाहर निकलती है तो CO2 गैस बाहर निकलने से केक है वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। अगला सवाल, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग से नियंत्रित होती हैं? पहले भी ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा, जिन क्रियाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता वो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो कंट्रोल करती हैं मेडुला ओब्लोगेटा के द्वारा। एक उदाहरण द्वारा समझाना है, जैसे हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे बीपी को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते, उल्टी, दस्त, छींक आना, ये सारे की सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इसके अथवा वाला, वृषण से स्रावित हार्मोन का नाम और 2 कार्य। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वृषण से, 2 कार्य हैं, जन्नांगों को विकसित करना है, दाढ़ी मूंछ का आना है, आवाज़ का भारी होना है, बहुत सारे कार्य हैं इसके। अगला सवाल, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र अथवा में मादा जनन तंत्र, दोनों जनन तंत्रों के चित्र है, बिल्कुल इजी हैं, आराम से बनाने में समय लगेगा, तो आपको ये डायग्राम तो अच्छे से आ ही रहे होंगे। 19वां सवाल, 19वें का पहला, विद्युत विभवांतर को परिभाषित करना है। किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किया गया कार्य आवेश विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का ऐसा एक मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का ऐसा एक मात्रक वोल्ट। विद्युत विभवांतर के मापन के लिए कौन सा यंत्र विभवांतर को मापते हैं? वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। 1 नंबर की विभवांतर की परिभाषा थी, 1 नंबर का कि किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर। और दूसरा इसमें क्या ऐड कर रखा है, तथा इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो याद रखना, वोल्टमीटर को हमेशा और हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 नंबर में एक सवाल हो रहा है, ओम के नियम से विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य ग्राफ, V और I के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल ऐसे बनेगा, ये V हो जाएगा, ये I हो जाएगा, इस प्रकार से V और I के बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। ये नहीं किया तो अथवा वाले में देखो, विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित करना है, जो धारा को बहने से रोके वो प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा मापन के लिए कौन सा यंत्र? विद्युत धारा को मापने के लिए तो अमीटर, यंत्र का नाम पूछा है, अमीटर होता है। और इसे परिपथ श्रेणी में किस क्रम में जोड़ा जाता है? अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि अमीटर के प्रतिरोध का मान 0 होता है, इसलिए। ओम के नियम के प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित चित्र, विद्युत चित्र बनाना था। बिल्कुल एक आरेख होता है ओम के नियम का, उसमें बैटरी लगी होती है, पूरा का पूरा उसमें उपकरण इस प्रकार से लगा होता है। अगला सेक्शन डी का 20वां प्रश्न, कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम। जब कोयले का दहन होता है तो सिंपल है C+O2 CO2, तो CO2 एक प्रकार की गैस। तो पहले का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तीर का निशान कॉपर प्लस जल। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना है। संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा CuO प्लस H कॉपर प्लस H2O, ये लीजिए CuO प्लस H2, तीर का निशान Cu प्लस H2, ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण बन गई। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में अपचयन के प्रदर्शन के लिए इसका एक डायग्राम बनाना है। वो एक डायग्राम बनाया हुआ था इस प्रकार से, जिसमें कॉपर
का अपचयन होता हुआ नजर आ रहा है। ये बिल्कुल एक साधारण सा डायग्राम आपको बुक में आराम से मिल जाएगा। इसके अथवा वाला प्रश्न, अपचयन की परिभाषा, किसी प्रोडक्ट से, किसी भी पदार्थ में से यदि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है तो वो अपचयन है। इसका अगला पार्ट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का समीकरण बनानी है। आयरन Fe, कॉपर सल्फेट CuSO4, तीर का निशान, आयरन सल्फेट यानी FeSO4 प्लस Cu, ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील के विक्रिया के प्रदर्शन को चित्र बनाना है। बिल्कुल कॉपर सल्फेट के विलयन में इस प्रकार से दो कील जो कि आयरन को दर्शा रही है, विलयन कॉपर सल्फेट का है, ऐसा एक डायग्राम भी साथ में बनाना है। 21वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान घटित घटनाओं को समझाना है। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं तो उसमें एक्चुअल में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उनको बताना था। उसमें एक घटना तो ये है कि प्रकाश ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करना, फिर जल का अपघटन होना, CO2 का अपचयन होना, ये तीन मुख्यतः क्रियाएं होती हैं, और ग्लूकोज का निर्माण। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, पहली घटना यूँ मान के चलो। दूसरा, जल का अपघटन होता है प्रकाश की सहायता से, फिर CO2 का अपचयन होता है, और चौथी घटना ग्लूकोज का निर्माण। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। इस प्रकार से एक पत्ती का डायग्राम बनाया हुआ था अनुप्रस्थ काट का, सेक्शन कटिंग का, जिसमें बीच में जाइलम और फ्लोएम समान ऊतक दिखाई देते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम आपकी बुक में इजित था। अथवा वाला प्रश्न यदि किया है, पत्तियों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया। तो पत्तियों में रंध्र हैं वो दिन में खुल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं, क्योंकि द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है, द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं, रंध्र खुल जाते हैं, रात को बंद हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया थी। और खुले हुए बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाना था। इस प्रकार से एक रंध्र बनाना था खुला, और एक बड़ी सी केविटी बना दोगे तो रंध्र खुला हो जाएगा, अन्यथा ये बंद हो जाएगा। खुला और बंद रंध्र के नामांकित चित्र 2+2 नंबर। लास्ट 22वां प्रश्न, गोली दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण वास्तव में किसी गोले का भाग होते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव को परिभाषित करना है। तो किसी भी गोली दर्पण का जो पूरा परावर्तक पृष्ठ है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ध्रुव P कहलाता है। 1+1 2 नंबर का देखो, यदि एक लेंस की क्षमता +4.0 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फॉर्मूला P = 1/f। P का मान दे रखा है, B का मान दे रखा है 4, तो 4 = 1/f। इसके बट्टा में 1 लगा देंगे, फिर वज्र गुणा करेंगे तो 1 = 4 × f। फिर f का मान ज्ञात करेंगे तो ये जो 4 गुणा में है वो 1 के बट्टा में चली जाएगी, 1/4। 1/4 का हो जाएगा 0.25। तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 0.25। अथवा वाला, लेंस का आवर्धन, प्रकाश दूरी को समायोजन करने को लेंस का आवर्धन कह सकते हैं, कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब बनाता है उसको लेंस का आवर्धन कह सकते हैं। m = h' h = v/u मान के चलो। लेंस के मुख्य एक्स को परिभाषित करना, जो सीधी रेखा निकलती है फोकस दूरी से और वक्रता केंद्र से, उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, f का मान यदि 14 है तो फोकस दूरी आपको बतानी, त्रिज्या r का मान यदि 14 है तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो r = 2f, r = 2f, तो f = r/2, इस फॉर्मूले से आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी होगी 7 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर का मिलान कीजिए और चेक कीजिए कि आपके 80 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगले एग्जाम के लिए